नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत की आबादी से जुड़ी खबर से। दरअसल भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक इस पर अपनी मुहर संयुक्त राष्ट्र ने लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी चीन से 20 लाख ज्यादा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख पहुंच चुकी है, जबकि चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि आबादी का जो अंतर है वो 20 करोड़ का है। ऐसे में भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। विभिन्न एजेंसियों के अनुसार भारत की आबादी करीब 3 दशक तक बढ़ते रहने की जो उम्मीद है वो जाहिर की गई है। 165 करोड़ पर पहुंचने के बाद इसमें कुछ गिरावट आएगी। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है। इस साल माइनस में ये दर दर्ज की गई है। तो भारत की जो आबादी है वो चीन को पछाड़ते हुए आगे नंबर 1 पर आ चुकी है। चीन अब नंबर 2 पर आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबादी बढ़ी है वो भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि संसाधन सीमित है। ऐसे में इन संसाधनों के साथ आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से सभी को जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए उस पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जाहिर तौर पर इसके लिए जो योजनाएं बनती हैं वो भी असर डालती है। लेकिन भारत में जनगणना के जो आंकड़े हैं वो भी फिलहाल 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो इस पर भी एक मुहर लगेगी कि कितना आंकड़ा वास्तव में बढ़ा है और किस तरह की योजनाएं बनाई जाती है, किस तरह से आगे संसाधनों का जो बंटवारा है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर किसी के हिस्से में आता है, कितना आता है। क्योंकि आबादी की वजह से संसाधनों पर एक दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जीवन स्तर पर भी असर होता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जीवन का संघर्ष भी बढ़ता है। इसलिए आबादी पर नियंत्रण लगाने की दिशा में भी भारत आगे क्या कदम उठाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चीन में ये नियम है, वहाँ पर बच्चों की संख्या सीमित कर दी गई है, इसलिए भी वहाँ पर आबादी कम हुई है। साथ ही वहाँ पर जो लोगों की जन्म दर है उसमें भी गिरावट माइनस में दर्ज की गई है और इसलिए भी वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह कहा है कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे उन मदरसों और संस्थानों का सरकार रिव्यू करेगी जहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस फैसले के बाद कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 18 साल के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर फेल सरकार को अब चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये साफ है कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगती हुई नजर आने लगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे उन मदरसों और संस्थानों का रिव्यू किया जाएगा जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से सोशल मीडिया पर भी नजर रखने को कहा है। अवैध मदरसे और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वालों को मीटिंग की आपने बात की, क्राइम की जो समीक्षा तक कई निर्देश दिए हैं, लगातार हम रिव्यू करेंगे। सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि जब इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार फेल हो गई तो चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई फार्मूला नहीं बचता। 2 दशक से शिवराज सरकार उसको चला रही है। अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि कहीं होती है तो जिम्मेदार सीधे शिवराज सरकार होती है। कोई कट्टरता का कोई कहीं पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी पे जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए मदरसे का राग अलापना शिवराज जी ने और उनकी सरकार के लोगों ने शुरू किया है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को, विधायकों को कि वो भी इस मुद्दे को ट्वीट कर करके उठाएं और शिवराज जी के ही ट्वीट को वो सब कोट करने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में गौर करें तो मध्य प्रदेश में संचालित हैं करीब 7,000 मदरसे।
7,000 में से सिर्फ करीब 2200 मदरसे रजिस्टर्ड। मदरसा बोर्ड 3 साल के लिए करता है रजिस्ट्रेशन। बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन अवैध। स्कूल शिक्षा विभाग भी जांच के बाद करता है सत्यापित। कार्रवाई के अभाव में चल रहे अवैध मदरसे। प्रदेश में मदरसा चलाने के नियम बेहद आसान। मदरसा खोलने नहीं चाहिए होती कोई अनुमति। अनुदान के लिए मदरसे का रजिस्टर्ड होना जरूरी। प्रदेश में हर साल घट रही मदरसों की संख्या। पिछले 3 साल में करीब 10% मदरसे हुए बंद। प्रदेश में मदरसा बोर्ड की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं छात्रों की कमी तो कहीं फंड की कमी से मदरसे बंद हो रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में अब मदरसे मुद्दा बनकर हिंदू मुस्लिम हो रही सियासत में नया रंग भरने का जरिया बनते दिख रहे हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को 69 सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। जहां पर कांग्रेस पिछड़ती रही है, वही अब दिग्विजय सिंह प्रदेश भर में नेताओं से समन्वय कर जीत को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जोर शोर से लग गई हैं। साथ ही चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को समन्वय और चुनावी रणनीति बनाने की नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में उत्साह है। दिग्विजय सिंह के अनुभव और उनकी राजनीतिक कुशलता को लेकर कांग्रेस नेता आशान्वित लग रहे हैं। विधायक और राज्य में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के बाद सबसे ज्यादा सीनियर और अनुभवी नेता है। इतना एक्सपीरियंस लीडर बीजेपी में भी नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। और इस बार पूरे जितने भी नेता हैं मध्य प्रदेश में, सबकी दिशा एक है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद दिग्विजय सिंह उन सीटों पर भी फोकस करेंगे जहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे रह गई थी, जिसके तहत अब पार्टी की नजर उन 66 सीटों पर है जहां पर पार्टी हमेशा पिछड़ती हुई नजर आई है। इस बार सागर जिले की सागर, बीना, खुरई, सुर्खी, रहली और नरियावली सागर से 3 मंत्री शिवराज सरकार में हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दतिया विधानसभा सीट, आदिवासी सीट बालाघाट, हरसूद और धार जिले की सीटें, विंध्य क्षेत्र की रीवा और सीधी सहित अन्य विधानसभा सीट, वहीं भोपाल से लगी भोजपुर विधानसभा सीट, नर्मदापुरम जिले की नर्मदापुरम सुहागपुर सीट, वहीं इंदौर जिले की इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, साथ ही मालवांचल में मंदसौर जैसी प्रमुख सीटें हैं, जिसे जिताने के लिए कांग्रेस पूरे प्रयास में लगी हुई है। यहाँ पर लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडरों सहित दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दौरा भी कर रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह को इन सीटों के लिए रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल कांग्रेस ने आगामी चुनावों में दिग्विजय सिंह को रणनीतिकार बनाकर और समन्वय की जिम्मेदारी देकर एक बार फिर चुनाव के लिए हलचल तेज कर दी है। पार्टी के वचनबद्ध समिति और चुनाव प्रबंधन की हुई बैठक में दिग्विजय सिंह पर पार्टी के सभी नेताओं ने भरोसा जताया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी हाल में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना चाहती है। इसे लेकर के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के अंदर आपसी समन्वय और नाराज नेताओं को भी मनाएंगे। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत सुंदरलाल पटवा के घर पहुंचे, जहां सुंदरलाल पटवा के भतीजे विधायक सुरेंद्र पटवा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने दिवंगत सुंदरलाल पटवा की पत्नी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बिसात बिछाने का जिम्मा कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सौंपा है। ऐसे में सियासी हलकों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पश्चिम विधानसभा के गुड़ियारी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। सीएम ने नियमितीकरण, मोर जमीन मोर आवास, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पर आम दिनों से चर्चा की और इस योजना के लाभ के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में उनसे पूछा कि क्या वो इसका लाभ उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, कोई दिक्कतें आ रही है।
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कहाँ इधर तो नाम तो बता। विकास नगर। विकास नगर मिलकर। हाँ। और नाम का है? सुनीता। सुनीता, कब आवेदन दे? 5 साल 6 साल से आवेदन देते देते सुनिया हो गई है और सबको पता है। और आपके आजू बाजू में जितना नेता पार्षद बैठे हैं उनको भी पता है। 8 नंबर के होंगे कौन है अधिकारी? मैं निकाल कर आई, मेरे लड़के का हालत बहुत खराब है, इमरजेंसी में छोड़ के आई हूँ लड़के को। चलो सुनो, रुक जाओ भाई। ये पता बता रही हैं, इनके बेटे का नाम पूछो, बहू का नाम पूछो, उनके नाम से राशन कार्ड है कि नहीं है? कंप्यूटर चेक करवा दे तत्काल। माइक लो, ये इनका मेरी तरफ देखो भाई, आप उधर मत देखो। राशन कार्ड पहले चेक करो, उसके बहू के नाम से इनका नाम जुड़ा नहीं है ना? कंप्यूटर से चेक करो, राशन लेते ही नहीं लेते हैं। यदि नहीं बना है तो आज तक क्यों नहीं बना इनका, और बना है इनको जानकारी दो। अभी सभा तो आपकी पहले मिलना चाहिए मुझे। जी सर, ठीक है। पूरे देश में इन दिनों पर्ची वाले बाबा यानी कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा जोरों पर है। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अयोध्या के एक बाबा रामलला सरकार प्रकट हुए हैं। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करते हैं और उनका दावा है कि शास्त्री के बड़े भाई को वो ही सब कुछ सिखाते आए हैं। ये भी पर्ची वाले बाबा है और जिनकी शरण में नेता भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने बकायदा भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शकुंतला पोर्ते को ऐसी पर्ची लिखकर दी कि उनकी विधानसभा टिकट की आस उनमें जग गई। दरअसल अयोध्या से आए रामलला सरकार का राजपुर में 2 दिन का दरबार लगा है। वे भी समूह में से किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर खड़ा करते हैं और ठीक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्ची पर लोगों का भूत और भविष्य लिखकर उसे पढ़ते हैं। रामलला सरकार के दरबार में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। उनमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शकुंतला पोर्ते भी थी। उन्होंने प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का सवाल रामलला सरकार से किया। रामलला सरकार ने पर्ची पर लिखकर साल 2028 में उन्हें सफलता मिलने की बात कही। अभी श्रद्धा है भगवान में आई थी, तो मैंने ये सवाल किया था कि मैं वैसे राजनीति से जुड़ी हुई, राजनीति में आज 17-18 साल से काम की हूँ महाराज, तो क्या मुझे इसमें वो टिकट वगैरह मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा कि आपका 2028 में छत्तीसगढ़ में एक राजनेता के रूप में आप आएंगी और आपका जो भी मनोरथ है वो पूर्ण होगा। रामलला सरकार से सवाल किया गया कि ऐसा सब कैसे करते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई उनसे सीखते हैं और जो वो खुद बताते हैं उतना कोई नहीं बता सकता। उन पर भगवान श्री राम की कृपा है और इसी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो हम किसी से सीखते नहीं, हमको बहुत साल हो गया। जब इनका आना नहीं हुआ था तब से हम बता रहे हैं, मीडिया में एक्टिव जरूर नहीं रहे। और अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भैया हमारे शिष्य हैं और वो हमसे सीखते हैं और हम तो ठाकुर जी के चरणों के धूली से सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। तब तक सीखते रहेंगे जब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। और रामलला सरकार की चरणों की धूली की कृपा है और जो हम बता रहे हैं पूरे भारत में कोई भी साहस नहीं करेगा भूतकाल की घटना बताने के लिए, और ना ही कोई अभी तक बताया है। यूट्यूब में देख लेना आप, हम वो बात बता रहे हैं जो कि असंभव बात है। और अगर कोई कहता है कि हम बता सकते हैं तो सामने एक बार रामलला सरकार के पास आके बैठे, आनंद आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई को गुरु ज्ञान देने का दावा करने वाले महाराज के दरबार में बमुश्किल 200 लोग ही जुटे थे। लेकिन क्या जाने आगे चलकर ये बाबा भी भारी भीड़ खींचने लगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों की आस्था और विश्वास अद्भुत है। ज्यादातर लोग ऐसे बाबाओं को न ज्ञान की कसौटी पर परखते हैं और न विज्ञान की। बलरामपुर से INS 24/7 के लिए घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। तो इन दिनों एकाएक अलग अलग जगहों से बाबाओं के प्रवचन और नए नए जो बाबा हैं उनकी जो बातें हैं इस तरह की वो सामने आ रही है। हालांकि एक आस्था का विषय जरूर ये है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि बाबा एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में क्यों लगे हुए हैं। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। आज वर्ल्ड किडनी डे है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती लीवर की बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को किडनी डे मनाया जाता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कम उम्र के लोग लीवर की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये ना सिर्फ शारीरिक समस्याओं को बढ़ाती है, साथ ही जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका असर हो सकता है। फैटी लीवर की समस्या ऐसी ही एक बीमारी है जिसके रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं रायपुर के NHMMI सुपर स्पेशलिटी के लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक जैन ने यह कहा है कि लीवर में फैट के जमाव के कारण होने वाली ये बीमारी, इसको ध्यान में रखते हुए साल 2023 के वर्ल्ड लीवर डे का थीम रखा गया है। सतर्क रहिए और नियमित रूप से लीवर चेकअप कराइए। फैटी लीवर डिजीज किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने लीवर के प्रति, लीवर की बीमारियों के प्रति जागरूक कर सकें। जैसा जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सदियों में लीवर डिजीज़ हम मानते हैं कि दुनिया में 10वां कारण है, जो मौत का बड़ा कारणों में से 10वां कारण है। और आम तौर पर लीवर की बहुत सारी समस्याएं आम लोगों में प्रचलित हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीवर डिजीज़ के बारे में हम जागरूक करें और उनकी रोकथाम के लिए पहल करें। तो इसी के साथ देश हमारा में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।